नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ में जो विभिन्न वैकल्पिक विषय हैं कि कौन कौन से विषय हैं या कुल कितने विषयों में ये परीक्षा होती है। तो कुल विषय जो हैं वो 83 हैं। बस समझ में, कुल 83 विषयों में ये परीक्षा होती है। साहित्य ले लीजिए आप, लगभग साहित्य में परीक्षा होती है, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, मैथिली ले लीजिए, संथाली ले लीजिए, बोडो ले लीजिए, उन सभी में परीक्षा होती है। मतलब सामान्यतः जो विषय हैं उनको लेकर यदि बात करें तो हिंदी में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। हिस्ट्री में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी अधिक है। ऐसे ही ज्योग्राफी से परीक्षा देने वाले विद्यार्थी ठीक ठाक मात्रा में होते हैं। इकोनॉमिक्स की यदि बात करें तो इकोनॉमिक्स से परीक्षा को देने वाले विद्यार्थियों की संख्या ठीक ठाक होती है। ऐसे ही पोल साइंस से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो ऐसे जो प्रचलित एकदम विषय हैं, आप मान के चलिए सभी विषयों में आपको इस परीक्षा में बैठने का अवसर मिलता है, विकल्प मिलता है। विभिन्न वैकल्पिक विषय हैं। कुल 2023 वाली जो परीक्षा हुई उसका जो नोटिस आया उसमें कुल 83 विषय हैं। अभी कुछ समय पहले ही एक अन्य विषय जो योगा था उसको भी जोड़ दिया गया था। बात समझ आ रही है? तो अभी का नोटिस जो था, जो जून 2023 की जो परीक्षा हुई है जिसके अनुसार, उसमें 83 विषय दिए गए हैं। इन विषयों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है, कुल 83 विषयों को लेकर। इन विभिन्न विषयों में विभिन्न विद्यार्थी जो होते हैं, जो मास्टर्स अपनी कंप्लीट करते हैं उस विषय में, वो इस परीक्षा में बैठते हैं। जिस विषय में मास्टर्स उनका है उसी विषय को लेकर वो इस परीक्षा को देते हैं। सहज है, इतनी बात तो एकदम स्पष्ट होगी आपको। अब जो सामान्यतः विषय जैसे हैं, जैसे हमने बात कर ली, इसमें हमने हिंदी को लेकर बात की, हिस्ट्री को लेकर बात की, जैसे ज्योग्राफी है या हमने कहा पोल साइंस है। ऐसे ही हम कह दें कि जैसे फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है। बात स्पष्ट हो गई। कॉमर्स वाले विद्यार्थी ठीक ठाक मात्रा में है, कॉमर्स वाले विद्यार्थी हो गए। सोशल वर्क वाले विद्यार्थी हो गए, ठीक है। डिफेंस वाले विद्यार्थी हो गए। होम साइंस के विद्यार्थी हैं। पब एड के विद्यार्थी हो गए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब एड के विद्यार्थी हो गए। और साहित्य की बात हमने कर ली, लिटरेचर की बात हमने कर ही ली कि इंग्लिश लिटरेचर हो गया। अब यहाँ इतने सारे विषय, जैसे 83 विषय हैं, इन विषयों को लेकर, इतने विभिन्न वैकल्पिक विषयों को लेकर, हर विषय के लिए, यानी कि ये विषय से हर विषय पर निर्भर करता है कि उस विषय में जो परीक्षा देने वाले हैं विद्यार्थी कितने हैं, फिर वहां से जेआरएफ कितने होते हैं, नेट कितने क्वालिफाई होते हैं। जैसे पहले क्या होता था, जब शुरुआती दौर से परीक्षा आयोजित हो रही थी तो इनका लक्ष्य होता था कि कुल हमको 15% विद्यार्थी लेने हैं, लेकिन फिर उतने 15% विद्यार्थी लिए नहीं जा रहे थे। तो एक मामला गया था केरला हाई कोर्ट में। फिर केरला हाई कोर्ट का निर्णय आया था, उसके बाद में जो क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट का प्रतिशत हो गया था वो था कि जो टोटल अपियरिंग है उसका 6% कर दिया गया। 6% फॉर्म भरने वालों का नहीं, अपियरिंग का, कि जितने विद्यार्थी परीक्षा देते हैं उसके 6% विद्यार्थियों को क्वालिफाई होंगे नेट जेआरएफ के लिए। बिंदु स्पष्ट है? यानी कि नेट होंगे और फिर उसमें से जो टॉप के विद्यार्थी होंगे उनको वो जेआरएफ ले लेंगे। जेआरएफ में जाएंगे तो जेआरएफ में तो संघर्ष और अधिक है, प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है। उसमें तो कई बार क्या होता है, 1% तक होते हैं कि जितने बैठे थे उसमें से 1% का जेआरएफ है। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए, हिंदी जैसा विषय है तो हिंदी जैसे विषय में बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थी बैठते हैं। यदि ओवरऑल हम पूरे सभी विषयों को मिलाकर बात करें तो वर्ष में पूरे विषय में लगभग 2 मिलियन विद्यार्थी होते हैं, लगभग 20-22 लाख विद्यार्थी होते हैं जो इस परीक्षा में बैठते हैं एक वर्ष में। बात समझ पा रहे हैं? अब उसमें से 83 विषय हैं, उनमें से सर्वाधिक संख्या जैसे होती है तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें सर्वाधिक विद्यार्थी होते हैं। हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी है, पोल साइंस है, पब एड है। ऐसे विषय ऐसे हैं जिनमें बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थी होते हैं। सीधी सी बात है, स्वाभाविक है, इतनी बात आप भी समझेंगे कि यदि विद्यार्थियों की संख्या अधिक है और प्रतिशत वही है तो प्रतिस्पर्धा भी अधिक होगी।
और इस प्रतिस्पर्धा में जेआरएफ पाने वालों के लिए तो और अधिक कंपटीशन हो गया, और अधिक प्रतिस्पर्धा हो गई। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन फिर भी जो यदि हम जेआरएफ को लेकर बात करें तो देखिए जेआरएफ के बहुत सारे लाभ होते हैं। हर विषय को लेकर यदि बात कर लेंगे जेआरएफ के तो बहुत सारे लाभ हैं। यदि मैं आपसे एक जेआरएफ के लाभ को लेकर बात करूं, एक ऐसा बिंदु जो विद्यार्थियों को प्रेरित करता है बहुत ज्यादा, ये मैं अनुभव से बता रहा हूं, जो विद्यार्थियों को बहुत अधिक प्रेरित करता है वो होता है स्कॉलरशिप। तो जेआरएफ पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, जो जेआरएफ में स्कॉलरशिप है उसकी मात्रा ठीक ठाक है। एक विद्यार्थी जीवन के अनुसार तो बहुत ठीक ठाक है। बात समझ पाए? केवल 40,000 के आसपास एक विद्यार्थी को प्रति माह मिलता रहता है। 5 वर्ष के लिए अधिकतम मिलेगा, उससे पहले यदि वो अपनी पीएचडी सबमिट कर देता है तो उससे पहले वो बंद हो जाएगा। तो 40,000 के आसपास ठीक ठाक होता है। हर 4 साल में उच्च स्तरीय बैठक होती है, उसमें इस स्कॉलरशिप को बढ़ाया जाता है कि भाई हर राज्य के अनुसार महंगाई होगी तो उसके अनुसार इसको बढ़ाया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? स्कॉलरशिप में भी लेकर राज्य से राज्य में निर्भर करता है, वो डीए वाला एचआरए वाला मामला हर जगह अलग अलग होता है। इस हिसाब से हर जगह का महंगाई भत्ता अलग होता है। जो यदि एचआरए की बात करेंगे अलग होता है, तो थोड़ा बहुत अंतर ऊपर नीचे होता है। लेकिन 2018 में स्कॉलरशिप बढ़ी थी, उसके बाद 4 वर्ष बाद यानी कि 2022 में, तो 2022 की उच्च स्तरीय बैठक हुई, फिर से स्कॉलरशिप को बढ़ाया गया, तो अब ये और बढ़ी है। तो एक तो हो गया फायदा ये कि भाई हाँ, एक विद्यार्थी को तनाव मुक्त अध्ययन करने के लिए, तनाव मुक्त अधिगम करने के लिए, उसके अनुसंधान में सहायता करने के लिए इतनी स्कॉलरशिप जो मिलती है वो पर्याप्त होती है। इसके अलावा कितने फायदे हैं? इसके अलावा यदि बात करेंगे तो जब आप किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं, अपना विषय कोई चुनते हैं, उस विषय पर अपने सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, फिर किसी विश्वविद्यालय में साक्षात्कार के लिए जाते हैं, तो कई सारे विश्वविद्यालय तो ऐसे हैं जो नेट वाले विद्यार्थियों को भी एग्जेम्प्ट मान लेते हैं कि कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो केवल जेआरएफ वाले विद्यार्थियों को एग्जेम्प्ट मानते हैं कि उनको परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे आकर साक्षात्कार दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, अपने टॉपिक पर आकर उनका इंटरव्यू हो जाएगा। तो एक फायदा तो ये हो गया। दूसरी बात, जो जेआरएफ विद्यार्थी होता है उस विद्यार्थी के टॉपिक को सेलेक्ट करने में भी अन्य विद्यार्थियों की तुलना में उसको प्राथमिकता दी जाती है। मान के चलिए कि एक विषय ऐसा है जिस पर एक से अधिक विद्यार्थी अपने सिनॉप्सिस बनाकर लेकर आए हैं। मैं बहुत सरल सा उदाहरण मान के चलता हूं। मान लीजिए कोई गांधी जी है, पर कई सारे विद्यार्थी हैं जो अपना सिनॉप्सिस बनाकर लाए हैं कि हमको गांधी जी पर अनुसंधान करना है। कोई तकनीकी विषय वाला है, मान लीजिए वो कंप्यूटर से संबंधित किसी बिंदु को लेकर सिनॉप्सिस लेकर आया है कि मुझे इस पर अनुसंधान करना है। अब ऐसा विषय है जिस पर एक से अधिक विद्यार्थी संभव हो सकते हैं, वहां जेआरएफ वाले को प्राथमिकता दी जाती है। बात समझ गई? तो हम क्या कह सकते हैं कि एक तो पीएचडी में भी प्राथमिकता मिलती है, एडमिशन में, आपका टॉपिक सेलेक्ट होने में यहां भी प्राथमिकता मिलती है। दूसरी बात, एक प्रमुख लाभ तो हमने स्कॉलरशिप का देख ही लिया। एक महत्वपूर्ण बिंदु आप इसको समझेंगे, जब एक सहायक प्राध्यापक बनने के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वहां एपीआई मैटर करता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स मैटर करता है, कि आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद में जेआरएफ है, पत्रिकाओं में आपके लेख छपे हैं और आपकी पीएचडी है, इन सब के नंबर मिलते हैं। तो जिसका जेआरएफ होता है उसको 2 नंबर मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा 2 नंबर मिलते हैं, और वहां एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। बात समझ पा रहे हैं? तो एक प्रमुख लाभ क्या हो जाएगा कि भाई 2 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे एपीआई में। तो इससे क्या होता है कि जिन विश्वविद्यालयों में, कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो परीक्षा आयोजित नहीं कराते, सीधे पीएचडी के बाद में या पीएचडी करते हुए भी एपीआई के बेस पर वो वैकेंसी निकालते हैं कि भाई आप स्क्रीनिंग के लिए बुलाए जाएंगे यदि आपका एपीआई अच्छा होगा। तो वहां इसका लाभ मिलता है, 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, फिर आप इंटरव्यू दीजिए, उस इंटरव्यू में भी जेआरएफ का प्रभाव पड़ता है। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि जेआरएफ है कोई विद्यार्थी, इसका सहज एक अर्थ यह है कि वो अपनी योग्यता साबित कर आया है, वो इस परीक्षा को पास करके आया है। अब मान लीजिए 2 विद्यार्थी, एक का नेट पास है, एक का जेआरएफ पास है, अब स्वतः यह अनुमान लगा पाएंगे कि जेआरएफ वाले को प्राथमिकता मिलेगी। तो एपीआई में भी लाभ हो गया, पीएचडी के टॉपिक सिलेक्शन होने पर भी, या हम कहें कि रजिस्ट्रेशन में भी प्राथमिकता मिलेगी। एपीआई में 2 नंबर का फायदा हो गया, स्कॉलरशिप तो मिल ही रही है। बात समझ पाए भाई? स्कॉलरशिप तो मिल ही रही है। इसके अलावा जो इंटरव्यू की बात की हमने कि इंटरव्यू में असिस्टेंट प्रोफेसर का यदि सिलेक्शन करना है, उसके लिए वैकेंसी है,
तो वहां इंटरव्यू में भी प्राथमिकता मिलती है जेआरएफ वालों को। बात समझ आ गई। यदि आप अन्य किसी भी मान ली प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज की बात कर लें, हम जो निजी क्षेत्र में जितने विकल्प हैं, ढेर सारे विकल्प हैं, निजी क्षेत्र में भी अनेकों विकल्प हैं, यदि वहां बात करेंगे तो वहां भी जेआरएफ वालों को प्राथमिकता मिलती है। मान लीजिए कोई तकनीकी विषय वाला है, जैसे कहीं पर किसी भी पीएसयूज में मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट निकला कि भाई ये प्रोजेक्ट है और इस पे नेट वालों को हायरिंग कर रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम दिया जाएगा, तो वहां नेट वाला विद्यार्थी पहुंचा और जेआरएफ वाला विद्यार्थी पहुंचा, तो आप स्वतः कह पाएंगे कि किसको मिलेगी प्राथमिकता, जेआरएफ वाले को प्राथमिकता मिलेगी। बात समझ पा रहे हैं। तो इसी परीक्षा में हमने बात की जेआरएफ के लिए, यानी कि मूल संघर्ष इस परीक्षा में जो सभी विद्यार्थियों को मैं कहता हूं करना क्या है, जेआरएफ प्राप्ति के लिए करना है कि भाई आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। बहुत सारी जगह प्राथमिकता आपको मिलती है। अब ये हर विषय से विषय पर निर्भर करता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जेआरएफ का जो रास्ता है वो प्रथम प्रश्न पत्र से होकर ही गुजरता है। आप अपने विषय में कितने भी धुरंधर हो, आप अपने विषय में कितने भी महारथी हो, आपने अपने विषय को लेकर कितनी भी महारत हासिल कर रखी हो, यदि आपका प्रथम प्रश्न पत्र कमजोर है, यदि आपने उसमें भी औसत से बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, तो जेआरएफ नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं। एक तो न्यूनतम अंक आपके कितने होने चाहिए उसमें, 40%, यानी कि 20 प्रश्न तो आपके सही होने ही होने चाहिए, तब जाके तो आप क्वालिफाई करेंगे उसे, यानी कि वो तो क्वालिफाई हो गया यदि आपके 20 प्रश्न सही होते हैं तो। बात समझ पाए आप यहां तक की। अब इसके अलावा भी यदि हम बात कर लें, यदि मैं आपसे इसके अलावा कह दूं, इसके अलावा भी, कि इसके अलावा एक तो बात हो गई है कि आपको, अब देखिए जैसे ही आपके 20 प्रश्न सही हुए, इन 20 प्रश्नों के बाद आप कितने प्रश्न सही करते हैं तो आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। जैसे आपकी अपने विषय में जो महारत हासिल है, ऐसे ही बाकियों की भी अपने विषय को लेकर तो महारत हासिल होगी। यानी कि आप ये मानिए कि हर विद्यार्थी ने अपने विषय को उतनी ही गंभीरता से पढ़ा होगा जितना आपने। लेकिन अब जैसे फर्स्ट पेपर जो है, प्रथम प्रश्न पत्र है, मल्टी डोमेन से प्रश्न आते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, मल्टी डोमेन से प्रश्न आएंगे, वहां एज ले सकते हैं आप, वहां आप आगे निकल सकते हैं। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र है, ये हर विषय से अलग अलग हो सकती है रणनीति, लेकिन फिर भी सामान्यतः यदि हम बात करेंगे कि एक जो प्रथम प्रश्न पत्र है, यदि इस प्रथम प्रश्न पत्र में 35 प्लस प्रश्न आपके सही होते हैं और यहां आपको अपने विषय में मान के चलिए कि 65 से 70 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। यदि ऐसा विषय है जिसमें बहुत अधिक कंपटीशन है, जैसे हिंदी है, तो वहां क्या होगा, यहां भी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, यहां भी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन हम एक सामान्य लेके चल रहे हैं, जनरल कंडीशन में लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा कि 65 से 70 आपके यहां होने चाहिए और 35 प्लस यहां होने चाहिए। इसलिए मैं तो कई बार ये कहता हूं कि आपको 40 प्लस का अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमको 40 प्लस प्रश्न जो है वो सही करने हैं। बात समझ में। जैसे हिंदी वाले विद्यार्थी हो गए जिनका विषय हिंदी है, इतिहास वाले विद्यार्थी हो गए जिनका विषय इतिहास है, भूगोल वाले हो गए जिनका भूगोल है, या हम पोल साइंस की बात कर लें, या हम बात कर लें इकोनॉमिक्स वाले विद्यार्थी, यहां आवश्यकता है कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं। क्योंकि आपके जेआरएफ के बीच में यदि कोई बाधा आएगी तो वो बाधा यही होगी, जितना विषय आपने अपना मजबूत कर रखा है, तय मान के चलिए बाकी विद्यार्थियों ने भी उस विषय को उतना ही मजबूत कर रखा होगा। बात समझ पा रहे हैं। कई विद्यार्थी आपसे भी बेहतर स्थिति में होंगे अपने विषय को लेकर। तो यदि आपका प्रथम प्रश्न पत्र बहुत मजबूत है तब आपके जेआरएफ हो जाएगा। मेन संघर्ष आपको जो करना है, मेन लड़ाई जो लड़नी है, वो जेआरएफ के लिए है। कभी उद्देश्य नेट का बनाना ही नहीं है, जेआरएफ का उद्देश्य बनाना है। क्योंकि आप एकदम एक फिल्टर लग जाता है, जैसे ही जेआरएफ की बात आई एक फिल्टर लग जाता है। बात समझ पाए। जेआरएफ के अलावा भी हमने पहले बात की है कि कई अन्य स्कॉलरशिप होती हैं, उनका भी लाभ उतना ही है, लेकिन सबसे अधिक जेआरएफ का लाभ आपको हो गया। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का। तो ये हर विषय की अलग अलग रणनीति हो सकती है। सामान्यतः क्या करना है, जो मैंने बताया, सामान्यतः हमको अपने विषय में 65 से 70, अपने विषय में आप 70 मान के चलिए कि हमको 70 प्रश्न सही करने हैं। अब कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो 70 प्रश्न तक पहुंचना उतना अधिक, यह हम कहें कोई चुनौतीपूर्ण कार्य है भी नहीं।
आप पहुंच सकते हैं। लेकिन चुनौती कहां आती है? चुनौती आती है प्रथम प्रश्न पत्र में। भाई अपने विषय को तो आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, अपने विषय को आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, तभी तो आप इस परीक्षा को दे रहे हैं। उस विषय को आपने इस तैयारी के दौरान भी पढ़ा है। यदि आप उस परीक्षा में 70 प्रश्न सही कर देते हैं तो आप ये मान कर चलिए अन्य विद्यार्थी भी उसी स्थिति में होंगे, आपसे कम में स्थिति में अन्य विद्यार्थी भी नहीं होंगे। उन्होंने भी उसको 5 वर्ष पढ़ा है, आपने भी उसको 5 वर्ष पढ़ा है। लेकिन ये आपके लिए भी नया है और जो विद्यार्थी दूसरे हैं ये अन्य विद्यार्थियों के लिए भी विषय नया है। ये मल्टी डोमेन से प्रश्न आते हैं, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। जो आपके ऐसे विषय इसमें हैं जो आपके शोधार्थी के रूप में काम आएंगे, जो आपके एक सहायक प्राध्यापक के रूप में बिंदु काम आते हैं, वो सारे बिंदु इसमें शामिल हैं। यदि आप इसका नाम भी देखें, क्या आता है प्रथम प्रश्न पत्र का नाम? टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण और शोध अभिवृत्ति या अभिक्षमता कह दें हम। बात समझ पा रहे हैं? अब इसमें संचार हो गया, आईसीटी हो गया, या हम कह दें कि इसमें जो गणितीय अभिवृत्ति जांचने के लिए, तर्क शक्ति आपकी पहचानने के लिए, आंकड़ों की व्याख्या समझने के लिए, आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, समझबूझ कितनी है, उसके लिए कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो ये मल्टी डोमेन है। यहां से किसी एक विषय विशेष से प्रश्न नहीं आएंगे, अलग अलग विषय होंगे, 10 इकाइयां हैं। तो ये सभी के लिए नया है। अब निर्भर करता है कि आप इसमें कितनी मेहनत करते हैं, आप प्रथम प्रश्न पत्र को कितनी गंभीरता से पढ़ते हैं, कितने व्यवहारिक होकर चीजों को सोचते हैं। क्योंकि जब से इस परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2018 से एनटीए ने करना शुरू किया, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की जो प्रकृति है, उनका जो स्तर है, वो दिनों दिन बढ़ता गया है। 2020 के बाद तो प्रश्न इतने जटिल हैं कि यदि आपने केवल सैद्धांतिक चीजें, या मैं कहूं किताबी ज्ञान आपने रखा, तो आपकी परीक्षा पास नहीं होगी, जेआरएफ नहीं होगा। लेकिन जितना आप चीजों को व्यवहारिक होकर सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, उतना आप जेआरएफ के नजदीक जाएंगे। आप देखेंगे हर यूनिट के एप्लीकेशन से प्रश्न पूछा जा रहा है। यदि आईसीटी है तो आईसीटी का एप्लीकेशन क्या है। यदि आपको ईमेल के बारे में जानकारी है तो आपको ईमेल के बारे में बहुत डीपली नॉलेज होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो हमें काम किस पर करना है? हमें अपने प्रथम प्रश्न पत्र पर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आप प्रथम प्रश्न पत्र में मान लीजिए 40 प्लस जाते हैं, 40 प्लस जाते हैं, ये ऐसा कोई स्कोर नहीं है जो किसी का नहीं आया। 45 प्लस भी विद्यार्थियों का स्कोर हुआ है इसमें, 45 से अधिक प्रश्न सही होना। बात समझ पा रहे हैं? निर्भर इसी पर करेगा कि आप कितनी गंभीरता से इस प्रश्न पत्र को लेते हैं। बात समझ आ गई? यदि आप यहां 40 प्लस जाते हैं और आपका थोड़ा सा मान लीजिए प्रदर्शन आपके विषय में खराब होता है, तो भी ये कवर कर लेगा, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका प्रथम प्रश्न पत्र में स्थिति उतनी बेहतर नहीं होगी जितनी आपकी 40 प्लस प्रश्न सही करने पर है। बात स्पष्ट हो गई? तो अपने विषय को मजबूत कीजिए। बात ठीक है, आपने विषय अपना 5 वर्ष पढ़ा है तो विषय मजबूत है, ये मानकर चलेंगे। आपको अभ्यास करने की उसमें आवश्यकता है। प्रथम प्रश्न पत्र ऐसा है जिसमें आपको बहुत अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है, चीजों को व्यवहारिक होकर उनके एप्लीकेशन को समझना है, उस पर काम करना है। बात स्पष्ट हो गई? तो सभी विषयों के लिए अपने अपने विषय के अनुसार रणनीति बना लेंगे। प्रथम हम कहें प्राथमिकता में किसको रखना है? प्रथम प्रश्न पत्र को प्राथमिकता में रखना है। बात स्पष्ट हो गई? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको विभिन्न वैकल्पिक विषयों को लेकर जानकारी मिली होगी, कुछ अन्य चीजें भी आपके लिए स्पष्ट हुई होंगी, कक्षा आपके लिए रुचिकर और ज्ञानवर्धक रही होगी। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।